हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, परसों की वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी रिवीजन की और ये कहा था कि अब हम आज से अपना रिवीजन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि डेली 3 वीडियोस आएंगी। हर तीनों वीडियोस के अंदर जो है वो स्पेसिफिक पार्ट होगा हमारे ईपीएफओ के सिलेबस का, ताकि आज से लेके 28 फरवरी तक हमारी फर्स्ट रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो पहले मैं कंटेंट बता दूं, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इस वीडियो में हम पहले करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, दो उसके साथ एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर सोशल सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस पॉलिटी इशू कंप्यूटर साइंसेस, एक गवर्नमेंट स्कीम को करेंगे। कुछ एमसीक्यूज हम यहीं सोल्व करेंगे और कुछ एमसीक्यूज को आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज से कंसिस्टेंट रहेगा इस सीरीज़ के साथ, ताकि आपका रिवीजन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। और मैंने बिल्कुल 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ईपीएफओ की तैयारी नहीं की है वो भी इस सीरीज़ से बेनिफिट ले सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे अपनी वीडियो की। तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 जो है वो अभी न्यूज़ के अंदर थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक जो है क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है कि कोई इवेंट हुआ है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये किसके बीच में हुई है। तो इंडियन एयर फोर्सेस और फ्रेंच एयर फोर्स एंड स्पेस फोर्सेस जो है उसके बीच में ये कंडक्ट हुई है। फर्स्ट पॉइंट आपका प्रीलिम्स का इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है राफेल जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसकी फील्डिंग की जाएगी, इंडिया की तरफ से भी और फ्रांस की तरफ से भी। मतलब कि इंडियन राफेल्स भी आएंगे और फ्रांस राफेल्स भी आएंगे। इसके चांसेस कम है पूछने के, बट किसके बीच हुई है, कौन सी एयर फोर्सेस के, इंडिया और फ्रांस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक पॉइंट और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए, अब तक इंडिया और फ्रांस के बीच में डिफरेंट जो है एयर फ्लाइट्स की इस तरीके की स्ट्राइक्स होती रही है, मतलब कि एक्सरसाइजेस होती रही है। तो यहाँ पे 6 एडिशंस अब तक हो चुके हैं जिनको नाम दिया गया था गरुड़ का। तो ये दूसरा पॉइंट है आपका प्रीलिम्स का। फर्स्ट क्या कि किसके बीच में हुई है, जो अब की बार हुई है डेजर्ट नाइट 21 इंडिया फ्रांस के बीच में, और अब तक क्या क्या होती आई थी इंडिया फ्रांस के बीच में, तो गरुड़ एडिशंस होते आए थे। नेक्स्ट देखते हैं पराक्रम दिवस को। ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने जैसे परसों ही आपको मॉडर्न इंडिया में बताया था कि पर्सनैलिटी स्पेसिफिक जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पराक्रम दिवस करंट अफेयर का भी पार्ट हो गया, प्लस आपका मॉडर्न इंडिया का भी हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि पराक्रम दिवस जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा, मतलब 23 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ये सिर्फ एक जो है बेसिकली ग्रेटिट्यूड देना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो उन्होंने सेल्फलेस सर्विस हमारे नेशन के लिए की थी। तो आपको अपने प्रीलिम्स के लिए यही याद रखना है, पराक्रम दिवस किसके लिए है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए है। नेक्स्ट जो है हम आते हैं एमसीक्यू के ऊपर। इसको मैंने बेसिकली ये करंट अफेयर में ही था आज का, बट मैंने इसका करंट अफेयर डाला नहीं क्योंकि वो डिटेल में था और ईपीएफओ के लिए वो ज़रूरी नहीं है। बट आपको टास्क फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने ये एमसीक्यू डाला है। तो देखिए, यहाँ पे जया जेटली टास्क फोर्स एक बनाई गई थी, जिसने अभी अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करी है पार्लियामेंट में, ताकि आगे उसके ऊपर वर्क हो सके। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ में थी अभी वो किससे रिलेटेड है, ये एमसीक्यू में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं कि आपने अभी ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट है टेक अ री लुक एट द एज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। थर्ड है डिसाइड द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिजर्व दैट द आरबीआई शुड होल्ड, एंड डी इज एनालाइज फंड रिक्वायरमेंट इन पावर सेक्टर। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए कि आप आंसर कर सकें। ओके डन। तो देखिए, यहाँ पे जया जेटली टास्क फोर्स जो है वो टेक अ रीलुक एट द एज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन के लिए बनाई गई है। तो वीमेन इशू से रिलेटेड है, सोशल इशू हो गया है आपका। और बेसिकली मैंने आपको कहा था कि अथॉरिटीज़ के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, टास्क फोर्स कमिटीज़ के नाम पूछे जाते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से करेंगे। करंट अफेयर अब हमने किया, अब हम आते हैं सोशल सिक्योरिटी पे। सोशल सिक्योरिटी को हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हो। डेफिनेशन हम देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया कि सोशल सिक्योरिटी जो है वो एक तरीके की प्रोटेक्शन है। यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्ड दिया। एक चीज़ आपको और यहाँ पे याद रखनी है कि सोशल सिक्योरिटी जो होते हैं वो हर बार एक मोनेटरी फॉर्म की होती है। मोनेटरी फॉर्म का क्या मतलब होता है कि पैसे की हेल्प से, फंड्स की
काइंड से जो है किसी की मदद की जाती है उसको हम मॉनेटरी प्रोटेक्शन कहते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी जो होती है वो एक मॉनेटरी प्रोटेक्शन होती है जो बेसिकली पब्लिक मेजर्स के थ्रू लाई जाती है जो भी पर्सन इकोनॉमिक या फिर सोशल डिस्ट्रेस में होता है उसके लिए, ठीक है। जैसे कि आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि अगर कोई हैंडीकैप है तो उसके पास नहीं है कि वो जो भी अपनी हेल्पफुल मशीन्स है वो खरीद सके, तो उनको फंड्स प्रोवाइड करना या फिर उनको वो मशीन से प्रोवाइड करना, तो वो किस तरीके की हेल्प हो गई, मॉनेटरी हेल्प हो गई जो कि सोशल सिक्योरिटी के अंडर दी जाती है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रेस में जो पर्सन होता है उसको मॉनेटरी प्रोटेक्शन देनी होती है। तो अब बेसिकली पूछा गया है यहाँ पे डेफिनेशन में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी अगर किसी पर्सन को सिकनेस है, अगर वो मैटरनिटी लीव पे है या फिर मैटरनिटी के टाइम पीरियड से वो गुजर रहा है पर्सन जो है, इंजरी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है किसी भी रीजन की वजह से, मान लीजिए कि नेशन के अंदर ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ओल्ड एज है या फिर डेथ है, डेथ हो गई किसी पर्सन की और उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अभी कोई नहीं है, तो उस केस में ओल्ड एज हो गई है, कोई न्यू अर्निंग मेंबर नहीं है, यंग अर्निंग मेंबर नहीं है, तो उस टाइम में ओल्ड एज में, तो ये सारे फैक्टर्स आप याद रखेंगे और इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी को देखते हैं तो देखिए सोशल सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली एक मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग देखती है। ये चीज़ आपको याद रखें कि सोशल सिक्योरिटी का ये मतलब नहीं है कि वो आपको धनवान कर देंगे कि खूब सारा पैसा दे रहे हैं, खूब सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है। एक जो लिविंग के लिए मतलब हमारी एक सही से लिविंग हो सके, हमारा गुजारा हो सके, उसके लिए मिनिमम लेवल का जो सपोर्ट होता है वो सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड किया जाता है। और ये किसके थ्रू किया जाता है, पब्लिक असिस्टेंस से। पब्लिक असिस्टेंस से कैसे कि हमारे टैक्सेस हैं वो जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट जो है उससे हेल्प कर रही है, ठीक है। तो एक तरीके से जो सारी कंट्री के पर्सन है वो हेल्प कर रहे हैं उस पर्सन की जिसको नीड है यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ ही पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना बाय मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी को कवर करती है। ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी क्या हो गए, ये वाले लेवल कि हाँ भाई इंजर्ड है, ओल्ड एज है, अनएम्प्लॉयड है, सिकनेस है, मैटरनिटी जो है वो फीमेल से रिलेटेड हो गई, तो हर लेवल ऑफ सोसाइटी को ये कवर करते हैं ताकि हेल्थ केयर और प्रोटेक्शन जो है, इनकम प्रोटेक्शन दी जा सके। उसी के साथ जो है इनकम सिक्योरिटी रिटायरमेंट ईयर्स में जो कि ओल्ड एज हो गई आपकी, ठीक है। और उसके बाद फॉर जितने भी एम्प्लॉयर्स है या फिर इंटरप्राइजेस है वो क्या करते हैं कि देखिए अगर कोई एम्प्लॉयर है वो सोशल सिक्योरिटी दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा कि जो लेबर होंगे, जो वर्कफोर्स उसके अंडर काम कर रहा होगा, तो वो उससे अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखेगा। तो इंटरप्राइजेस को सोशल सिक्योरिटी अगर सोशल सिक्योरिटी इंटरप्राइजेस के थ्रू दी जाती है तो वो एक स्टेबल लेबर रिलेशन एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को भी इंप्रूव करते हैं। तो दीज आर कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब बात आती है कि हमें सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि देखिए अगर हम अपनी कंट्री का सिनेरियो देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द पर्सन है वो रूरल एंड इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स नहीं मिलते हैं। वहीं पे जो 90% ऑफ फैमिलीज़ है उनका जो भी लाइवलीहुड चल रहा है, मतलब उनका जो भी गुजारा चलता है, घर बार चलता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से चलता है जिसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। और उसी के साथ उनको नीड है, मतलब फिजिकल रिस्क है। फिजिकल रिस्क किस तरीके के हो सकते हैं, वो बीमार पड़ सकते हैं, अब उनमें बुढ़ापा आ गया, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो काम कर सके। कोई फीमेल है जिन्होंने अभी बेबी को डिलीवर किया है तो वो इस हालत में नहीं है कि वो भी वर्क कर सके, एक्सीडेंट हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, तो ये फिजिकल रिस्क में नीड होती है सोशल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक रिस्क हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की बाय चांस की एकदम से रिसेशन आया कंट्री के अंदर और जो मोस्ट ऑफ द ऐसे थे लेबर फोर्स थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो अनएम्प्लॉयड हो गए, या फिर एक लार्जर फैमिली है और सिर्फ एक अर्निंग मेंबर है तो उसके ऊपर जो इकोनॉमिक बर्डन होता है उसके लिए सोशल सिक्योरिटी की हमको ज़रूरत होती है। अब लास्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं सोशल सिक्योरिटी को। ये वाला पॉइंट जो है ये MCQ के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अच्छे से याद रखेगा। तो देखिए बेसिकली सोशल सिक्योरिटी जब बनाई गई थी तो उसके लिए अपने दिमाग में जिन्होंने भी ये बनाई थी तो उन्होंने एक एम रखा था कि ये तीनों चीज़ें जब सेटिस्फाई होंगी तभी किसी पर्सन को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। और उसके 3 पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट है कंपनसेशन, सेकंड है रेस्टोरेशन एंड थर्ड है प्रिवेंशन। इसको मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हुई, ठीक है, उस टाइम आप क्या चाहेंगे, उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे, ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंपनसेशन, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप उसको रिस्टोर करेंगे जब वो उसको भी जो भी इमोशनल बैकडाउन होगा कि वो जब उससे इम्प्रूव होगा तो आप उसको रिस्टोर करेंगे, मतलब आप उसके सामने पॉजिटिव बातें करेंगे ताकि वो लाइफ का एक न्यू आउटलुक देख सके। और फिर आप प्रिवेंशन करेंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब वो उस सिनेरियो से, उस सिचुएशन से निकल चुका है आपका फ्रेंड, तो आगे वो दोबारा उस चीज में ना जाए, तो आप उसको समझाते रहेंगे कि देख हो गया जो हो गया, आगे ये चीज नहीं। तो ये क्या हो गई, प्रिवेंशन हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनसेशन
कंपनसेशन का क्या मतलब है कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना जब कोई पर्सन एक्यूट सिचुएशन में, मतलब इस टाइम वो सिचुएशन के अंदर है, फिजिकल डिस्ट्रेस के अंदर वो है, और ये फिजिकल डिस्ट्रेस एक्सीडेंट की फॉर्म में हो सकता है, सिकनेस की फॉर्म में हो सकता है, डिजीज, ओल्ड एज, किसी की भी वजह से हो सकता है। तो उसी सिचुएशन में जो आप हेल्प करते हैं उस पर्सन की, मॉनेटरी हेल्प, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया कंपनसेशन। सेकेंड हो गया रिस्टोरेशन। जैसे ही वो पर्सन जो है वो मान लीजिए उसने उस सिकनेस से रिकवर कर लिया, उस एक्सीडेंट से रिकवर कर लिया, तो अब जो उसको शॉक लगा, जो उसको मेंटल इश्यूज आए, जो भी उसका फाइनेंशियल लॉस हो, मान लीजिए उसकी सारी सेविंग्स जो है वो चली गई, आपने भी हेल्प कर दी, तो अब उसको रिस्टोर करना ताकि वो अपने आप को दोबारा रिहेबिलिट कर सके। तो रिहेबिलिट करने के लिए और अपने वर्क पे दोबारा यूजुअल मैनर में जाने के लिए रिस्टोरेशन होता है। और लास्ट होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है कि उस पर्सन को आगे ऐसी कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से उसको एक्सटेंड करना मॉनेटरी असिस्टेंस का, ताकि आगे वो अगर मान लीजिए उसको सिकनेस आती है, एल्डरनेस आती है, डिजीज आती है, तो वो अपने आप उससे फाइट कर सके। ये तीनों एम हो जाते हैं सोशल सिक्योरिटी के। उसके बाद अब जो है कि कौन से ऐसे वेज होते हैं इंडिया में जिससे कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें हो गया सोशल इंश्योरेंस। देखिए सोशल इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे होता है ना कि अगर हमारे पेरेंट्स जो थे वो हमको पॉकेट मनी 100 रुपीज़ दिया करते थे, तो हम क्या करते थे कि हर मंथ जो है 10 रुपीज़ सेव कर लिया, तो एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना हो गया, 120 रुपीज़ हो गया। तो उससे हम अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ खरीद के ले आया करते थे, अपने फ्रेंड को किसी को गिफ्ट दे दिया करते थे। तो इस तरीके से सोशल इंश्योरेंस होता है कि ये जो होता है एक बेसिकली कॉमन फंड होता है जिसमें कि पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता है, किसके थ्रू, वर्कर के थ्रू, ताकि वो वर्कर जो है उसको बेनिफिट मिल सके बाद में। और वो बेनिफिट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश या काइंड, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो हम जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे देते रहते हैं, और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो वो इंश्योरेंस वाले हैं हमें वो मनी दे देते हैं या फिर वो काइंडनेस प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हमारी हेल्प हो जाती है और एकदम से हम पे बर्डन नहीं आता है। एंड सेकेंड है सोशल असिस्टेंस। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सेव कर सके या फिर वो इंश्योरेंस में उसको अप्लाई कर सके, तो इस केस में जो बेनिफिट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, स्मॉल मीन्स के थ्रू, मतलब कि कोई सब्सिडी के थ्रू हो गया या फिर जो है कोई स्कीम निकाल दी। जैसे मैंने हैंडीकैप का ही एग्जांपल आपको दिया था, या ओल्ड एज का ही दिया था कि अगर किसी को सुनने में दिक्कत है तो हम सुनने की मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपने जो जनरल रेवेन्यूज़ होते हैं उससे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सोशल असिस्टेंस, वो आ जाती है आपका वेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी के अंदर। अब हम MCQs को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट MCQ जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस सोशल सिक्योरिटी। ए है एज एन अल्टरनेट इनकम, बी है गवर्नमेंट सिस्टम प्रोवाइडिंग मॉनेटरी असिस्टेंस टू पीपल विद नो इनकम, थर्ड है सोशल सर्विसेज इन टाइम ऑफ क्राइसिस, डी है पब्लिक सर्विसेज डेट आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो बी है, क्योंकि मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि जिसके पास नो इनकम है, अगर ओल्ड एज है या फिर डिजीज़ है, तो बात ये है ना कि उसके पास पैसा नहीं है, उस टाइम में मॉनेटरी असिस्टेंस जो गवर्नमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज फुलफिल्ड बाय प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। ए है कंपनसेशन, बी है रेस्टोरेशन, सी है प्रिवेंशन एंड डी ऑल ऑफ द दिस। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एम ऑफ द सोशल सिक्योरिटीज़ क्या है, पहले कंपनसेट करना, फिर रिस्टोर करना, देन प्रिवेंट करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑल ऑफ द दिस। थर्ड जो है वो है बेवरेज कमेटी के ऊपर। बेवरेज कमेटी जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मतलब कमिटीज़ ऑफ सोशल सिक्योरिटीज़ का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि यूपीएससी ने 2017 में डायरेक्ट वही क्वेश्चन उठा के दिया है जैसा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, तो आप उस कमिटीज़ वाली वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम अभी इस रिवीजन सीरीज़ में उसको नहीं कवर करेंगे, दोबारा उस चीज़ को फ़ायदा नहीं है करने का, ठीक है। तो बेवरेज कमेटी जो है उसमें सोशल सिक्योरिटी के लिए इसको अपॉइंट कौन से ईयर में किया गया था, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट है ए 1961 में, बी है 1942 में, सी है 1921 में एंड डी है 1991 में। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए बेवरेज कमेटी जो है वो 1942 में अपॉइंट की गई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये मैंने अच्छे से वहाँ पे डिटेल में बताया, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन सोशल सिक्योरिटी एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ रिसोर्सेज। तो ये भी है आपका कमेटी के ऊपर जो मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें इसको अच्छे से डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है। ए है ILO के थ्रू, बी है BB गिरी, सी है सिनेफील्ड, डी है F लैंडर। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए।
ओके डन। तो देखिए सेनफील्ड जो है उन्होंने कहा था कि सोशल सिक्योरिटी जो है वो एक तरीके से कंप्लीट प्रोटेक्शन है अगेंस्ट लॉस ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कन्वेंशन ऑफ ILO डील्स विद सोशल सिक्योरिटी। तो इन्होंने पूछा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कौन सा कन्वेंशन ऐसा है जो सोशल सिक्योरिटी से डील करता है। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ए है कन्वेंशन 100, बी है कन्वेंशन 109, सी है कन्वेंशन 102 एंड डी है कन्वेंशन 117। तो इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। कल मैं नाम अनाउंस करूंगी और आंसर बताऊंगी इसका, जो भी इसको आंसर करेगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू है तो। अब हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी से। तो इंडियन पॉलिटी में हम स्पेसिफिकली अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में आई थी और उनके जो भी चार्टर्स थे, एक्ट्स थे, उनको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपसे। तो यहाँ पे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को डिस्कस करेंगे, 84 को करेंगे, 93, 1813, 1833 एंड 1853 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो फर्स्ट ही जो प्रीलिम्स का पॉइंट आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि कौन सी एक्ट ऐसी थी कि जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए थे। मतलब कि पहले मद्रास और बॉम्बे का भी हुआ करता था बट उनकी पावर्स लेके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए थे। तो वो कौन सी एक्ट थी? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए थे, मतलब कि सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। और कौन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये दूसरा आपका प्रीलिम्स का पॉइंट बनता है, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, इस वजह से मैंने इसको अलग मेंशन किया है। तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए बेसिकली जो ये था 1773 की एक्ट आई थी, वो फर्स्ट स्टेप था जो कि ब्रिटिश इंडिया ने लिया था ताकि वो रेगुलेट कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं वो इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ईयर याद होना चाहिए इसमें कि कौन सी एक्ट थी जिसमें फर्स्ट स्टेप लिया गया था ताकि रेगुलेट अफेयर्स को किया जा सके। तो यहाँ पे बेसिकली रेगुलेशन किया किस तरीके से गया था? सबसे पहले जितने भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे कंट्री के अंदर, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको डिवाइड किया गया। पहले तो क्या होता था कि भी किसी, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी कंट्री जो थी उसमें अच्छे तरीके से नहीं होता था, बट कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे आए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो आके चीज़ों को देखा, उनको समझ नहीं आया, तो उन्होंने दोबारा रिकॉग्नाइज किया कि क्या पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंडिया के अंदर होते हैं। और उन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन कैसे किया कि बॉम्बे और जो मद्रास थे उनके गवर्नर जनरल्स को हटा के और सिर्फ एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए, वॉरेन हेस्टिंग बना दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि वो कितने मेंबर्स की थी? तो ये 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको सिविल में भी पूछा गया, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में और EPFO में भी पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था वो 1773 की एक्ट के अंदर किया गया था और इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस के थे। इसको आप कैसे भी याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किए गए थे और 1+3 कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाले गए और 4 ही मेंबर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डाले गए। कब डाले गए? 1773 में डाले गए। उसी के साथ जो है जो भी मतलब कि पहले क्या हुआ करते थे कि जो भी कंपनी के सर्वेंट्स हुआ करते थे वो प्राइवेट ट्रेड्स किया करते थे, मतलब कि अपना जो जॉब है वो तो कर ही रहे हैं, उसी के साथ अपना बिजनेस भी चला रहे हैं और ब्राइब्स भी लेते थे। तो कंपनी सर्वेंट्स के लिए जितने भी प्राइवेट ट्रेड्स और जो वो ब्राइब्स लिया करते थे उसको ख़त्म कर दिया गया कि कोई भी कंपनी सर्वेंट अब ट्रेड्स या फिर ब्राइब्स नहीं लेगा। नेक्स्ट देखते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में। तो देखिए बेसिकली 1773 की जो एक्ट बनाई गई थी वो पहली एक्ट थी, तो ऑब्वियस है कि पहली बार हम कोई चीज़ करते हैं तो उसमें कुछ कमियाँ रह जाती है। तो उन 1773 के डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए 1781 में एक्ट बनाई गई थी, क्योंकि सेटल करी गई थी, रेक्टिफाई की गई थी जो कमियां थी, तो इस वजह से इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहा गया कि देखिए जो गवर्नर जनरल है, जैसे कि आप देखते हैं ना, अभी आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अगर वो अपने ऑफिस में कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम उनके ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं कर सकता, मतलब कि
उनके ऊपर कोई वर्क नहीं कर सकता, कोई केस नहीं कर सकता चीज़ें। तो उसी तरीके से जो है गवर्नर जनरल को एग्जेम्प्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, जो भी ऑफिशियल वर्क वो प्रोवाइड करते हैं। ये 1781 में हुआ था। तो एक तरीके से गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दी गई कि आप ऑफिशियल वर्क कीजिए, सुप्रीम कोर्ट आपको कुछ भी नहीं कहेगा। उसी के साथ जितनी भी रेवेन्यू मैटर थे, क्योंकि देखिए उस टाइम तो ब्रिटिशर्स को क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए, तो उन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू मैटर जो है उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया, बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से। पर ये कहा गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी अगर सिविलियन आएगा अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेके, तो मान लीजिए कि एक पर्सन हिंदू था, एक पर्सन मुस्लिम था, ठीक है। तो जब हिंदू के लिए जुरिस्डिक्शन दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, कोई जजमेंट दे रहा है, तो वो पहले हिंदूज लॉ को कंसीडर करेगा कि हिंदू लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है, फिर ही अपनी जजमेंट देगा। और उसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम आया है पर्सन अपना एज एन डिफेंडेंट आया है, तो उसके ऊपर मुस्लिम लॉ जो है वो अप्लाई होंगी। ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम के ऊपर हिंदू की होंगी और हिंदू के ऊपर मुस्लिम की होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स का। उसी के साथ जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है उनको एम्पावर किया गया कि आप प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल जो है उनके लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट को अच्छे तरीके से याद रखना है, जुरिस्डिक्शन वाले पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, और कौन कौन से मैटर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हटाए गए थे वो याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में सबसे पहले कमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के, उनको सेपरेट किया गया था, डिस्टिंग्विश किया गया था कि ये अलग है। और कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी भी बनाई गई थी। इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए कमर्शियल अफेयर किससे शुरू होता है, सी से शुरू होता है। वहीं पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किससे शुरू होता है, सी से शुरू होता है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको रेगुलेट करता था, कमर्शियल अफेयर्स को करता था। मैं ऐसे याद करती हूँ और मेरे को अच्छे तरीके से याद हो गई ये चीज़, ठीक है। फिर आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो किसको करता था, पॉलिटिकल अफेयर। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जब आप किसी चीज़ को रेगुलेट करने जाते हैं तो आपका बीपी बढ़ जाता है ना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बी हो गया बी से, और पॉलिटिकल अफेयर्स क्या हो गया पी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को, ऑपरेशंस जितने भी हुआ करते थे सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स में, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही हैंडल किया करता था। वहीं पे ये देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो एक बॉडी बनी और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या बनी, दूसरी बॉडी बनी। तो ये क्या हो गई, डबल हो गई। तो इस वजह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको कंबाइंड वे में डबल गवर्नमेंट का टैग दिया गया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, किस में दी गई थी, 1784 में दी गई थी। और उसी के साथ देसी पहले क्या होता था, मान लीजिए कंट्री अपना इंडिया था इस तरीके से, तो ये ब्रिटिश टेरिटरी है, ये ब्रिटिश टेरिटरी है। तो पहले तो इसको ब्रिटिश टेरिटरी कहा गया, अब उसको दोबारा रीनेम कर दिया गया और ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया नाम। तो ये वाली जो एक्ट है ये तो पूरी ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ 1786। तो देखिए 1784 के बाद 1786 की एक्ट लाने का एक मेन पर्पस था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस इतने पावरफुल थे, उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनना अपनी 2 शर्तों के ऊपर मंजूर किया था, और उन 2 शर्तों को लाने के लिए एक्ट्स के अंदर जो भी थी, इस वजह से एक्ट ऑफ 1786 लाई थी। अब ये दोनों एक्ट्स हम देखते हैं कि क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि पर्सनैलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए जो काउंसिल थी, काउंसिल में बहुत सारे मेंबर्स थे, वो जो भी डिसीजन लेते थे, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस एक्ट के अंदर पावर दे दी गई कि आप चाहते हैं तो आप काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब डोमिनेट कर सकते हैं, उनके डिसीजन को ख़त्म करके अपना डिसीजन ला सकते हैं। और उसी के साथ जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको कमांडर इन चीफ भी काउंसिल का बना दिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सिर्फ एक कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके लिए प्रॉपर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाने के लिए यहाँ पे ओवरराइड डिसीजन ऑफ इस काउंसिल का वो लाया गया, प्रोविज़न लाया गया। तो 1793 में कहा गया कि हम खाली लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही ये क्यों दे, उन्होंने ये जो ओवरराइडिंग पावर थी ये जितने भी आगे फ्यूचर में गवर्नर जनरल आएंगे उन सब के लिए एक्सटेंड कर दी एक्ट ऑफ 1793 के अंदर। और वहीं पे जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की इंडिया के अंदर, उसको 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया। मतलब ट्रेड मोनोपोली का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है वो सिर्फ कंपनी ही वो करेगी, बिजनेस करेगी, ट्रेड करेगी, कोई आउटसाइडर आके नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिक टाइम के लिए था, बट अब इसको 20 साल और आगे बढ़ा दिया कि आगे 20 साल के लिए भी कोई और जो है वो ट्रेड करने नहीं आएगा, सिर्फ कंपनी को ट्रेड मोनोपोली है इंडिया के अंदर। उसके बाद ये कहा गया कि देखिए
लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ बना दिया गया था, बट अब कमांडर इन चीफ जो है वो काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक कि उसको स्पेसिफिकली अपॉइंट नहीं किया जाएगा। एक आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है इसमें अच्छे से। और दूसरी चीज़ जो है, जितने भी मतलब मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और उनका जो स्टाफ था, अब उनको इंडियन रेवेन्यू से पे करना शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर। तो जो यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था 20 साल के लिए इंडियन ट्रेड मोनोपोली, इसको अब ख़त्म कर दिया गया। तो जो ट्रेड मोनोपोली कंपनी की इंडिया के अंदर थी उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे ना, बिजनेसमैन थे, उनको ये मतलब कि पावर दे दी गई, उनको ये राइट दे दिया गया कि आप भी जाके अब इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ कंपनी ही इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे यूपीएससी आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या स्टेटमेंट दे देगा कि ट्रेड मोनोपोली जो थी कंपनी की वो इंडिया और चाइना दोनों में ख़त्म कर दी गई। पर आपको ये पॉइंट याद रखना है, सिर्फ इंडिया में ट्रेड मोनोपोली जो है वो ख़त्म की गई थी, ट्रेड मोनोपोली चाइना के अंदर ख़त्म नहीं की गई थी, वो कंटिन्यू रही थी टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने। तीसरी चीज़ क्या है कि अब क्या था कि अब तक तो कंपनी जो है वो कंपनी की टेरिटरीज़ के ऊपर अपनी सोवरेनिटी जता रही थी, मतलब कि हमारा राइट है यहाँ पे। पर अब जो ब्रिटिश क्राउन था वो पावर में आ चुका था और ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज़ इंडिया के अंदर है उस पर हमारी सोवरेनिटी होगी। वहीं पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको अलाउड कर दिया कि आप जाओ और जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसको इंडिया के अंदर जाके फैलाओ। वहीं पर जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया था 1813 से। और जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको ऑथराइज किया गया कि आप टैक्सेस को इम्पोज करिए पर्सन के ऊपर, और जो पर्सन टैक्सेस को नहीं पे कर पा रहा है तो आपके पास पावर है कि आप उनको पनिश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1833 की चार्टर एक्ट को। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक थे। ये वाला पॉइंट आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर अब जो है गवर्नर जनरल को मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको इंडिया का बना दिया गया, मतलब उनको और ज़्यादा पावर दे दी गई। इस वजह से जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनसे छीन ली गई, उनको डिप्राइव कर दिया गया। अब एक चीज़ देखिए कि 1833 से पहले ये वाला पार्ट आप मान लीजिए, ठीक है, ये एक्ट मान लीजिए 1833 की। तो 1833 से पहले जितनी भी एक्ट्स आई थी ना अब तक हमने पढ़ी है, इसके अंदर जो लॉ बनाई गई थी उनको अब क्या कहना शुरू कर दिया गया? रेगुलेशन कहना शुरू कर दिया। और ये 1833 के अंडर जो एक्ट बनाई गई, मतलब कि जो भी लॉ बनाई गई उसको किसका नाम दिया गया? एक्ट का ही दिया गया। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये है 1833। 1833 से पहले जितनी भी लॉज बनाई गई उनको नाम दिया गया अब रेगुलेशन का। और 1833 की एक्ट के जो एक्ट या फिर जो लॉज बनाई गई उसको नाम दिया गया एक्ट का। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है जिसमें कि यूपीएससी दोबारा आपको ट्रिक करेगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ट्राई हुआ था, मतलब कि कोशिश हुई थी कि ओपन कंपटीशन सिस्टम सिविल सर्वेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जा सके, बट वो हो नहीं पाया था क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अपोज किया था। तो यहाँ पे आपने जस्ट आप ऊपर से अगर पढ़ेंगे तो आप ये कह देंगे कि हाँ सिविल सर्वेंट्स का तो हुआ था ओपन कॉम्पिटिशन, और आप इसको टिक कर देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम हुआ था शुरू, वो हुआ था 1853 में। तो ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट यहाँ पे शुरू हो गया था। 1853 में ही जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उनको सेपरेट कर दिया गया था। वहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिलर एक नई बॉडी बनाई गई थी जिसमें 6 न्यू मेंबर्स का एडिशन किया गया था। अब ये जो 6 न्यू मेंबर्स बनाए गए थे ना, इसमें से आपके 4 मेंबर्स जो थे वो कहाँ पे अपॉइंट किए गए थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के अंदर। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और वहीं पे जो एक गवर्नर जनरल काउंसिल था उसको सेपरेटली एस्टेब्लिश किया गया और इसको नाम दिया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। और ये जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता था। तो मिनी पार्लियामेंट कब सेटअप हुई थी? आपकी 1853 की एक्ट के अंदर हुई थी। और वहीं पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड की गई। और यहाँ पे एक पॉइंट और, मैक्यूले कमेटी का। मैक्यूले कमेटी जो 1853 में इंट्रोड्यूस की गई थी, एक तो एजुकेशन के ऊपर थी, पर जो 1854 में अपॉइंट की गई थी मैक्यूले कमेटी, वो कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज के ऊपर थी। तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी के साथ पॉलिटी खत्म हुई, अब हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जो
फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है पॉलिटी के, वो पूछे गए थे 2017 में। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे रही हूँ, इसको मैं अपने टेलीग्राम पेज पे, हाँ टेलीग्राम पेज के बारे में आपको बताना भूल गई, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। टेलीग्राम पेज है हमारा, टॉपर्स टॉप ग्रुप है प्रॉपर, तो वहाँ पर मैं सभी स्टडी कंटेंट को पोस्ट करती हूँ, PDFs को पोस्ट करती हूँ, तो आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स, PDFs और जितने भी पोस्ट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, EPFO, सिविल सर्विसेज, PCS और CGL, सभी के पोस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसको अभी डिटेल में बोल के कुछ वीडियो को लंबा करने का फ़ायदा नहीं है, बस आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं MCQs के ऊपर आते हैं। तो देखिए सबसे पहला MCQ है, अंडर विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश इन कोलकाता। फर्स्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेकेंड इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी इज चार्टर एक्ट 1793 एंड डी इज चार्टर एक्ट 1813। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। सेकंड आते हैं, हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फर्स्ट है यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, बी है विलियम बेंटिक, सी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एंड डी है सैमुअल मोंटेग्यू। तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो है बी है, विलियम बेंटिक। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है इसको आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। हु इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन 1859। ए है वॉरेन हेस्टिंग, बी है विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड कैनिंग एंड डी है लॉर्ड मोरले। तो आप इसको आंसर कीजिए, कल मैं नाम अनाउंस कर दूंगी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ एक सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स है, वो मैं ये स्लाइड पहले लगाना भूल गई थी। तो देखिए सोशल सिक्योरिटीज़ की जो स्कीम्स है वो किस किस प्रोस्पेक्टिव में बनाई जाती हैं, वो आपको याद रखना है। ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स बनाई जाती है वो हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोस्पेक्टिव में बनाई जाएगी। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम किस तरीके से हो रहा है उसमें, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ हो गया, TB, एड्स और कैंसर के बारे में। लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस हो गया, पब्लिक पेंशंस जो होती है उसके लिए सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स होती है। इनकम असिस्टेंस अगर किसी भी ग्रुप को प्रोवाइड करना है उस टाइम सोशल सिक्योरिटी आएगी। अगर हमें किसी एल्डरली पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या फिर डिसेबल को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, चिल्ड्रन बेनिफिट से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड और जितने भी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट इंश्योरेंस होती है उससे रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स होती है। तो ये एरिना आपको याद रखना है। एक चीज़ और आप ये देखिए कि देखिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये तो हमने एक जनरल वे में बात कर ली ना, अब उसके बाद क्या होगा कि पब्लिक असिस्टेंस मतलब कि स्टार फॉर्म में कि पब्लिक असिस्टेंस जो है ये टर्म्स हो गए, वेलफेयर फॉर एल्डरली हो गया, वेलफेयर फॉर डिसेबल, वेलफेयर चिल्ड्रन, ये गवर्नमेंट के टर्म्स है और ये एक जनरल टर्म्स है, तो आप जो भी चाहे उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं एक गवर्नमेंट स्कीम को भी डिस्कस करूंगी। तो गवर्नमेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना आज की। तो ये मेरा खाता भाग्य विधाता, इस तरीके की टैगलाइन जो थी वो दी गई थी। तो इसको पहले देखते हैं कि ये कब लॉन्च हुई थी। तो ये एक नेशनल मिशन है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो सबकी हो सके बैंकिंग सिस्टम में, और ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। जो बेसिक एम्स यहाँ पे रखे गए हैं वो ये है कि जितने भी अनबैंक्ड पर्सन है, मतलब कि कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर ऐसा ना हो जिसका बैंक अकाउंट ना हो, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, जब बैंक अकाउंट होगा तो जो गवर्नमेंट है वो सिक्योर कर सकते हैं सोशल सिक्योरिटी की कोई भी स्कीम प्रोवाइड करके उनको, और फंडिंग द अनफंडेड, और उनको मॉनेटरी सपोर्ट भी दे सकती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का एक्सेस जो है वो सभी पर्सन को हो और अफोर्डेबल कॉस्ट पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड हो, जैसे कि सब्सिडी की ही बात कर लेते हैं हम। तो ये बेसिक टेनेट है स्कीम का, ऑब्जेक्टिव है। और उसी के साथ जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, जैसे कि आप रुपए कार्ड की ही बात कर लेते हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और लोअर कॉस्ट पे प्रोवाइड करना, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर आता है। आगे के प्रोस्पेक्टिव्स देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे बेसिकली है कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज का हर किसी को, उसी के साथ एक क्रिएशन किया जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड का स्कीम के अंदर, और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। जैसे लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है कि अगर वो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या फिर वो इस तरीके की स्कीम्स के अंदर एनरोल करते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा। पेंशन स्कीम जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर जो प्रोवाइड की जाएगी वो इसी स्कीम के अंदर की जाएगी। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो है जिसमें कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी 10,000 रुपये का हर किसी हाउस होल्ड को। तो ये वाला जो अमाउंट है
ये आप अच्छे से याद करेंगे, ये सारे जितने पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये याद करेंगे। और एक माइक्रो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये गवर्नमेंट स्कीम हमने डिस्कस की, प्रधानमंत्री जन धन योजना, एक क्विक ब्रीफ दे दिया मैंने आपको। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये आपका 2012 का, कि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट इज मनरेगा एम्स एट एनहांसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मनरेगा के अंदर 100 प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये पूछा गया है कि ये 100 क्या प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एबल अडल्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। सेकंड इज डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू अडल्ट मेंबर्स ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड। सी मील्स टू चिल्ड्रन ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन वन फाइनेंशियल ईयर। एंड डी इज एम्प्लॉयज फॉर रूरल डेवलपमेंट स्कीम इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे देखिए बी जो है वो आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ भी दे रखी है, पर यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर स्पेसिफिकली दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे रूरल हाउस होल्ड के अडल्ट मेंबर को 100 दिन का एक फाइनेंशियल ईयर में वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर साइंसेज के ऊपर, ये हमारा लास्ट कंटेंट आज का रह गया। तो कंप्यूटर साइंसेज का सिलेबस जो है वो बहुत थोड़ा है, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे गोल्स को सेट करके अचीव करना ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू कि हम एक बहुत बड़ा गोल कर ले और फिर उसको अचीव ना कर पाए। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो किसको कहा जाता था, तो चार्ल्स बैबेज जो थे उनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए ये जो आपके सामने इस तरीके का एक मशीन, ये इस तरीके की फिगर दिखाई दे रही है, तो इसको एबेकस कहा जाता है। एबेकस जो था वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। क्या था? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पैस्कलिन को। पैस्कलिन में एक बार आपको फिगर में दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके का पैस्कलिन देखा जाता था। पैस्कलिन जो है वो एक अर्थमेटिक मशीन है, मतलब कि ये तो आप मशीन नहीं कह सकते ना इसको, ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन हाथ से कर करके आप कर रहे हैं, तो ये तो कैलकुलेशन का हो गया। ये अर्थमेटिक मशीन थी फर्स्ट, या फिर कैलकुलेटर था जो कि किसी भी क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर सकता था। तो ये पैस्कलिन आपका क्या होगा? फर्स्ट अर्थमेटिक मशीन हो गई। ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एनिएक को। एनिएक देखिए मैंने आपको कहा था कि फुल फॉर्म और जो एक्रोनिम्स थे वो बहुत सारे पूछे जाते हैं कंप्यूटर साइंसेज से, तो आपको हर कंप्यूटर के अंदर जो भी टर्म आ रहा है उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो एनिएक का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसको मैं एक बार डिटेल बता देती हूँ। तो एनिएक जो है वो बेसिकली एक कंप्यूटर था जिसमें कि एक जनरल पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो फर्स्ट बनाया गया था उसको एनिएक का नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये एक ट्यूरिंग कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर था जो कि रीप्रोग्राम कर सकता था चीजों को कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स के साथ। तो इसकी फुल फॉर्म आपको मेनली याद रखनी है। लास्ट हम देखते हैं एडसैक को देखते हैं। तो एडसैक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो देखिए ये जो एनिएक था ना ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, बट एडसैक जो था वो फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज भी हो सकती थी। तो एडसैक की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी वीडियो को कंप्लीट किया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी है आपको, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।